तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लर्न विद अभिनव एंड शशांक। इस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का वन शॉट में फुल चैप्टर का कंसेप्ट बता दूंगा, है ना। इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। पहला क्वेश्चन तो आता है हम लोग के सामने कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन होता क्या है भाई? देखो, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें नए कंपाउंड्स जो होते हैं ना, वो नई नई प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म्ड होते हैं। इसका फॉर्मेट क्या होता है? जैसे A+B, कौन सा कलर लूं? कोई अच्छा कलर ले लेते हैं, रुको रुको। ग्रीन कलर लेते हैं, ठीक है, ग्रीन। अच्छा, एक चीज और, जो भी मैं यहाँ पे ग्रीन से लिखा हूँ, ग्रीन से जो भी चीज लिखा है वो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रीन से जो भी मैं लिखवाऊंगा वो सारे इंपॉर्टेंट है। उसको कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में आएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन, जैसे मैंने बताया कि नए कंपाउंड जब न्यू प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म्ड होते हैं तो उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कर्ड का फॉर्मेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, रेस्पिरेशन, ये सारे क्या है? केमिकल केमिकल रिएक्शन होते हैं। इसका फॉर्मेट क्या होता है? जैसे कोई कंपाउंड है ए, है ना, वो बी के साथ रिएक्ट किया तो कौन सा कंपाउंड बनाया? सी, ठीक है। ये तुम्हारा फॉर्मेट होगा केमिकल रिएक्शन का। कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, जैसे मैग्नीशियम रिबन। जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ री है ना रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ स्टार मार्क लगा देता हूँ। जब हम लोग जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं तब जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंसेप्ट है। जब भी किसी मेटल को किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इस चीज को भी गांठ बांध के रख लीजिएगा। और ये दोनों रिएक्शंस आप अपने कॉपी में बिल्कुल लिख लें, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन समझ में आया क्या होता है? कि नए कंपाउंड्स न्यू प्रॉपर्टीज के साथ अगर फॉर्म्ड होते हैं तो उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब केमिकल रिएक्शन जो होता है ना, वो उसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं या कैसे हम लोग पहचानते हैं कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुआ है कि नहीं? तो उसके लिए एक सिंपल सा फंडा है। ये क्या है भाई? देखो, फंडा क्या है? what help us to determine a chemical reaction had taken place? तो बेटा ये चार चीज, ये पांच चीज, सॉरी, ये 5 थिंग्स आपको याद रखनी है। अगर कंपाउंड जो न्यू फॉर्म्ड होगा, अगर उसका टेम्परेचर चेंज होगा, मतलब कि वो तुम्हारा, मतलब कि वहां केमिकल रिएक्शन हुआ। अगर स्टेट चेंज होगा, जैसे कि जैसे कि अगर हम लोग आइस को, ठीक है, वाटर को अगर तुम फ्रीजर में रखो तो उसका स्टेट चेंज हो जाता है कि नहीं? वाटर जो लिक्विड था वो आइस क्यूब में बदल जाता है, सॉलिड स्टेट में। तो वहां पे एक केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल चेंज हुआ, ठीक है। उसमें स्टेट बदल गया, उसका टेम्परेचर भी बदल जाता है, एकदम ठंडा हो जाता है वो, ठीक है। तो पहला, अगर टेम्परेचर में चेंज होगा, स्टेट में चेंज होगा, अगर कोई गैस इवॉल्व होगा, जैसे मैंने बताया हाइड्रोजन गैस, ठीक है, अगर वो इवॉल्व होगा, गैस इवोल्यूशन कोई होगा, या कलर में कोई चेंज आएगा, व्हाइट कलर में बन सकता है, येलो कलर बन सकता है, पर्पल कलर में बन सकता है, या कोई प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब होता है एक सॉलिड प्रोडक्ट जो कि केमिकल रिएक्शन में एक सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म होता है ना, जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है। तो ये पांच चीज जहां पे भी मिलेगी, टेम्परेचर में चेंज, स्टेट में चेंज, गैसेस में चेंज, कलर में चेंज, या कोई प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन, मतलब कि वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो यही पांच चीजों से आपको डिटरमाइन करना है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो अब ये देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो होता है ना। एक चीज और याद रखना, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
है ना, ताकि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, उसको ओबे कर पाए। मतलब कि अगर तुम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस नहीं करोगे, है ना, तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोग को किसी भी केमिकल रिएक्शन को, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी होता है। अब वो कैसे बैलेंस करते हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे किसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। रुको, ये ज्यादा आ गया, हाँ। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, बैलेंस एन इक्वेशन एंड व्हाई इज इट नेसेसरी। तो नेसेसरी तो बता ही दिया कि क्यों नेसेसरी है, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल कर सके। अच्छा, आपकी एनसीईआरटी बुक में ये वाला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है कि जब हम लोग आयरन को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे वाटर नहीं, ये स्टीम होगा। आयरन हमेशा स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ कभी नहीं, ठीक है। आयरन को जब हम लोग स्टीम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका बन जाएगा आयरन राइट, और हाइड्रोजन गैस इसमें भी इवॉल्व होगा, इसमें भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना, कैसे बैलेंस करेंगे, देखो ध्यान से समझो। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे समझ जाना बैलेंस करने से पहले, कि ये जो एरो है ना, एरो के इधर जितना भी चीज होगा, एरो के लेफ्ट साइड में जितने चीज होंगे, उन सबको बोलते हैं बेटा रिएक्टेंट। उन सबको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और एरो के इधर जितना चीज होगा उन सबको बोलते हैं प्रोडक्ट, क्योंकि वही तो तुम्हारा रिजल्ट बना है ना। जब केमिकल रिएक्शन हुआ तो यही ना तुम्हारा रिजल्ट बना, तो ये सब क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट, और ये क्या हो जाएंगे, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो कि केमिकल रिएक्शंस में प्लेस करते हैं, टेक प्लेस लेते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो कि रिजल्ट होते हैं केमिकल रिएक्शंस के, ठीक है। अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं, ध्यान से समझो। बैलेंस करने का बहुत सिंपल तरीका हम बताते हैं, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना हो ना, सबसे पहले तो एक कॉलम बना लो, एक कॉलम बनाओ। यहाँ पे लिखो LHS, यहाँ पे लिखो RHS, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का नाम लिखो, जैसे आयरन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। इधर भी आयरन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, आयरन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ठीक है, लिख दिए। अब अब पहले लिख दो कि ये कितना अमाउंट में है। जैसे आयरन देख रहे हैं एक ही है, हाइड्रोजन देख रहे हैं दो है, ऑक्सीजन देख रहे हैं एक है, ठीक है। इधर आयरन कितना है, 3 है। इधर ऑक्सीजन कितना है, 4 है। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। अच्छा भाई, मेरा हाइड्रोजन तो बैलेंस है, ठीक है। हाइड्रोजन देख रहे हो, हाइड्रोजन मेरा दोनों तरफ इक्वल है, ठीक है। लेकिन मेरा आयरन इधर कितना है, एक। आयरन इधर कितना है, एक। इधर 3 आयरन है, इधर कितना है, 1 आयरन है। तो इसको क्या करेंगे कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, इधर 3 आयरन हुआ, यहाँ पे 3 आयरन हुआ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 चाहिए, ठीक है, 4 चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 ही ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे मैं 4 करूंगा, यहाँ पे इस तरफ मैं मल्टीप्लाई बाई क्या करूंगा, 4 करूंगा। लेकिन जब मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, तो ऑक्सीजन तो मेरा 4 हो गया, लेकिन देख रहे हो हाइड्रोजन मेरा फिर चला गया। हाइड्रोजन कितना चला गया, 8। 8 मेरा हाइड्रोजन चला गया। तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर मुझे इधर क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे फिर मैं 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब देखो, अब मिला लो। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आया, 8। 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, 8। ऑक्सीजन कितना, 4। अच्छा, यहाँ से भी मिला सकते हो, देखो ऑक्सीजन कितना, 4। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4। देखो ना, नहीं समझ रहे हो, जैसे आयरन देखो 3 है, यहाँ पे आयरन कितना है, 3 हो गया।
हाइड्रोजन कितना है 8, हाइड्रोजन कितना है 8, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 4, मतलब कि केमिकल रिएक्शन तुम्हारा बैलेंस्ड हो गया। केमिकल रिएक्शन तुम्हारा बैलेंस्ड हो गया बेटा। बात समझ में आई कैसे बैलेंस करते हैं किसी भी। ये बहुत सिंपल तरीका है। आपको अगर आपको प्रॉब्लम होती है केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने में, तो उसका सबसे आसान तरीका मैंने बता दिया है कि आप लेफ्ट हैंड साइड में सारे एलिमेंट्स को एक बार लिखो, राइट हैंड साइड में सारे एलिमेंट्स को एक बार लिखो, और उसके बाद कितने अमाउंट में वो एलिमेंट्स हैं उनको लिखो, और फिर आसानी से बैलेंस कर लोगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया। ठीक है। ऐसे ही और तरह का क्वेश्चन जो है, जब मैं एक्सरसाइज वाला वीडियो लाऊंगा तो उसमें और अच्छे तरीके से समझेंगे कि कैसे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल से समझ आया होगा कि कैसे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। नेसेसरी क्यों है पता ही है। अब अब इतना जानने के बाद यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट आता है, क्या बताते हैं। हम्म इम्पोर्टेंट ये आता है कि यहाँ पे आपको जो बायोलॉजी में आप फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का जो केमिकल इक्वेशन होता है उसको भी कभी कभार दे दिया जाता है कि बैलेंस इट। तो बेटा ध्यान रखना कि जो फोटोसिंथेसिस का जो केमिकल रिएक्शन है वो पहले से ही बैलेंस्ड है। जैसे उसका होता है ना, क्या, 6 CO2 प्लस 12H2O, कुछ ऐसे ही होता है ना। 12H2O, यहाँ पे तुम्हारा सनलाइट और जो क्लोरोफिल होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल, फिल के प्रेजेंट में C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ये जो बनाता है, तो ये पहले से ही बैलेंस्ड है। तुम खुद देखो, 6 कार्बन यहाँ, 6 कार्बन यहाँ, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है 6 2 जा 12, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 6 2 जा 12, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन ध्यान से देखो कितना है, 12 2 जा 24, यहाँ पे 12 है ही, और यहाँ पे 6 2 जा 12, यानी कि 12 12 24 हाइड्रोजन है, ये है। और ऑक्सीजन कितना चाहिए 12, 6 ऑक्सीजन यहाँ, ठीक है, और 6 ऑक्सीजन यहाँ, 12 इधर भी है 12 इधर भी है, तो ये पहले से ही बैलेंस्ड है। ठीक है। तो इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बैलेंस द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऐसे करके, तो आप लोग डायरेक्ट यही लिख दोगे बस। ठीक है। अच्छा, इतना चीज तो हुआ आपका। हम्म अब हम लोग देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या क्या होते हैं। ठीक है, कितने तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ओके, तो उसके लिए हम लोग को नेक्स्ट पेज पे अब चलना होगा। हम्म हाँ, आगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो यहाँ तो 6 आ गया। अच्छा, एक इसका पार्ट है। अच्छा, यहाँ पे आपको 6 दिया है, ऐसे बेटा 5 होते हैं। ये जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एक पार्ट होता है, ठीक है, उसको समझा देंगे। देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको कि हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन का ऑक्स लिया गया और रिडक्शन का रेड लिया गया, दोनों को मिला दिए तो रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन भी बोला जाता है। ठीक है। अब डिटेल में इन सारे रिएक्शंस को जानते हैं, ठीक है, डिटेल में। और जितने, अच्छा, यहाँ पे जब एग्जाम्पल में इन जो भी, ये जो 6 रिएक्शंस हैं, इन 6 रिएक्शंस का जो मैं एग्जाम्पल लिखवाऊंगा उसको एकदम कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपके डायरेक्टली जो एग्जाम्पल्स मैं लिखवाऊंगा वो एनसीईआरटी बुक के तो है ही, और वो एग्जामिनेशंस में जो आपके बुक में एक्टिविटी है उन सब के आंसर्स भी हैं, वो केमिकल रिएक्शन जो कि अभी मैं लिखवाऊंगा। तो उसको एकदम कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि उसी से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आते हैं। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे।
पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ध्यान से देखो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है ना जिसमें दो, मतलब सिंपली दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स एक साथ कंबाइन होके एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन देते हैं। जैसा कि मैंने दिखाया कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हम लोग ने कंबाइन किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। दो एलिमेंट्स थे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, उन दोनों को कंबाइन किया गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सिंगल प्रोडक्ट बना। तो वो तुम्हारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। वो तुम्हारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। इसका फॉर्मेट होता है A+B+C, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूं, उसको एकदम लिख लीजिएगा। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो ये है कि कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लोग वाटर के साथ करते हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ करते हैं तो हम लोग का कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है और हीट एनर्जी निकलती है। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ना बेटा, इसको हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को हम लोग स्लेग्ड लाइम भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग स्लेग्ड लाइम भी बोलते हैं। फिर एक और, इन सब कॉपी में नोट करते जाइएगा। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, और वाटर रिलीज्ड होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि जो वाइट वॉशिंग में कैल्शियम कार्बोनेट जो है, ये आपका मार्बल का भी जो केमिकल फॉर्मूला है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट का यूज जो है वो घर में जो वॉल्स होता है उसमें वाइट वॉशिंग के लिए, है ना, आपका कैल्शियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है व्हाइट वॉशिंग के लिए, है ना, ताकि वॉल्स को एक शाइनी सरफेस दिया जा सके, एक शाइनी लुक दिया जा सके, ठीक है। उसके बाद मार्बल का भी केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अच्छा, इतना बात समझ में आया। अब यहाँ पे ये जो हीट एनर्जी निकला, अब यहाँ पे एक दो की फैक्ट आपको बता देते हैं जो कि कभी कभार आता है एग्जामिनेशंस में, ठीक है। क्या, देखो, आ, चलिए, पहला चीज इसमें आपको जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, इसके दो टाइप्स हैं, इसके दो टाइप्स हैं। एक है आपका एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एक है आपका एंडोथर्मिक, ठीक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक ये दोनों रिएक्शन लिए। एक्सोथर्मिक बेटा ऐसा रिएक्शन होता है ना जिसमें आपका हीट एनर्जी क्या होता है, इवॉल्व होता है, ठीक है। जैसे कि आपका ये वाला है ना, जिसमें आपका हीट एनर्जी क्या होता है, इवॉल्व होता है, उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होता है, ठीक है, हीट एनर्जी क्या होता है, एब्जॉर्ब्ड होता है, उसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का जैसे कि तुम्हारा जो मीथेन है, ठीक है, मीथेन है, मीथेन को जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो इसमें भी तुम्हारा क्या हुआ, इसमें तुम्हारा ये तुम्हारा किसका एग्जाम्पल हुआ, एक्सोथर्मिक का, ठीक है, जिसमें हीट एनर्जी क्या होता है, रिलीज्ड होता है, इवॉल्व आउट होता है, उसको हम लोग एक्सोथर्मिक बोलते हैं। अब जैसे वेजिटेबल जो होता है उसको डिकम्पोज, उसका जो कंपोस्ट होता है, वेजिटेबल मैटर को कंपोस्ट में कन्वर्ट करना, वो भी तुम्हारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो रेस्पिरेशन है वो भी तुम्हारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्यों, क्योंकि उसमें भी तुम्हारा हीट एनर्जी रिलीज होता है,
ठीक है, हीट एनर्जी उसमें भी रिलीज होता है, इसलिए रेस्पिरेशन को भी हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसिडर करते हैं। ठीक है, इंडोथर्मिक समझ में आया ना, जिसमें हीट एनर्जी क्या हो। इंडोथर्मिक रिएक्शन कैसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, मतलब हीट एनर्जी का यूज करके अगर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया गया तब इंडोथर्मिक रिएक्शन, और अगर प्रोडक्ट के साथ साथ हीट एनर्जी निकला मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चलो इतना बात समझ में आया। तो ये दोनों आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए एकदम। ठीक है बेटा, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका की यूज व्हाइट वॉशिंग, मार्बल का केमिकल फॉर्मूला सब लीजिए। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो है हम लोग का वो आता है तुम्हारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हाँ, नेक्स्ट तुम्हारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें मतलब ये समझ लो कि कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन है ना उसका जस्ट रिवर्स, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसका जस्ट रिवर्स है तुम्हारा क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। डिकम्पोजिशन क्या हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट। मतलब इसमें क्या होता है कि एक सिंगल कंपाउंड सी जो है वो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स में क्या होता है, डिकम्पोज कर जाता है या स्प्लिट कर जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आपका इसमें देखो फिर से लिखवा रहा हूँ, जैसे फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट जिसमें आपका 7 वाटर मॉलिक्यूल होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में 7 वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, ये आपका ग्रीन कलर का होता है बेटा, ये आपका किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। ठीक है, फेरस सल्फेट जो कि आपका फेरिक ऑक्साइड में टूटता है, फेरिक ऑक्साइड में सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस होती है जो कि निकलती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, उसके बाद फेरस सल्फेट जो कि 7 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जब ये कन्वर्ट होता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में, तो अपने 7 वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, ये रिलीज करता है। ये क्या करता है, रिलीज कर देता है, अपने 7 वाटर मॉलिक्यूल्स को लॉस कर देता है ना। और मतलब कलर इसका फिर चेंज हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड जो कि ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका एक और दूसरा है आपका कैल्शियम कार्बोनेट वाला। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, जब हम लोग हीट करते हैं तो ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड जो कि क्विक लाइम होता है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्विक लाइम होता है। ठीक है, और और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन होता है। ये तुम्हारा बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन का एक एग्जाम्पल हो गया। ये भी एग्जाम में पूछता है कि थर्मल डिकम्पोजिशन का एक एग्जांपल दें, तो ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन का एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, यानी कि हीट की मदद से डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल हुआ। एक और एग्जांपल, अच्छा, जो कैल्शियम ऑक्साइड इसमें जो ये बना ना, ये बेटा याद रखना कि जो सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग होता है ना उसमें कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं, सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में किसका यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का। ठीक है, किसके मैन्युफैक्चरिंग में, सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में। ये हुआ। एक और आपका इसका एग्जांपल में लिख लो कि PbNO3, PbNO3 टू को, ये भी तुम्हारा थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। PbNO3 जो लीड नाइट्रेट होता है उसको हम लोग जब हीट करते हैं तो वो लीड ऑक्साइड, ठीक है, लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वेरी गुड, और ऑक्सीजन में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है बेटा ये ब्राउन फ्यूम्स के साथ, किसके साथ, ब्राउन फ्यूम्स के साथ क्या होता है, बर्न आउट होता है।
ठीक है। तो ये आपका एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हुआ है, एक ये वाला हुआ, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल हुए आपके थर्मल डिकम्पोजिशन के। अच्छा, इसमें एक चीज आपका और याद रखना है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ही है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब सिंपल बेटा ये होता है कि वाटर को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या करना, स्प्लिट कर देना, बस। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर एक टर्म है, लिख लो कॉपी में। इलेक्ट्रोलाइसिस, पीछे वाला भी जितना भी रिएक्शन लिखवाया था उन सबको भी लिख लीजिएगा कॉपी में। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब होता है बेटा, सिंपल याद रखना, है ना, कि जो मतलब जो वाटर होता है ना, उसको इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, किसकी मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या करना, ब्रेक डाउन कर देना, है ना। इसमें आपको जो एक एक्टिविटी भी है आपके बुक में 1.7 करके, उसमें आपको कैथोड और एनोड, है ना, जो आपकी एक मग हुग है उसमें आपको दिया हुआ है, एक तरफ एनोड है एक तरफ कैथोड है। तो कैथोड पे बेटा आपका याद रखना जो है हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो रहा है, और एनोड पे आपका ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, है ना। अच्छा, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। बेटा इसका रेशियो होता है, रेशियो इसका आपका 1:2 का रेशियो होता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का, और इसका मास का रेशियो क्या होता है, 1:8 का। ये दो चीज भी कॉपी में लिख लेना कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है उसका रेशियो 1:2 का होता है, मास उसका 1:8 का होता है, ठीक है। इतना बात समझ में आया। अच्छा, तो इतना और हो गया। अच्छा, इसमें एक और बात, जैसे जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हुआ, तो ये इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, है ना, उसका एग्जांपल आपके यहाँ सामने एक है, ठीक है। ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिक सिटी की मदद से जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसको यहाँ पे एग्जांपल है, ठीक है। फिर आपका फोटो डिकम्पोजिशन जो कि सनलाइट की मदद से होता है, ठीक है, जिसमें आपका एक ये एग्जांपल लिख ही लियो डिकम्पोजिशन में, एक और लिख लो जो कि फोटो डिकम्पोजिशन का दो एग्जांपल लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। एक है आपका सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड मतलब 2AgCl। सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, जो सिल्वर ये व्हाइट कलर का होता है बेटा, सिल्वर क्लोराइड किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का। इसको सनलाइट के प्रेजेंस में ये सिल्वर, है ना, सिल्वर और क्लोरीन में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, सिल्वर और क्लोरीन में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, और क्लोरीन गैस निकलता है, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड जो है सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक डाउन होता है। सिल्वर क्लोराइड किस कलर का होता है, ब्लैक, व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद एक और इसमें आपका एग्जांपल में आता है सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर ब्रोमाइड जो है, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड ये भी तुम्हारा सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में तुम्हारा सिल्वर और ब्रोमीन में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों आपका जो है एग्जाम्पल किसका हो गया, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का आपका ये दोनों एग्जाम्पल हो गया। तो अगर फोटो डिकम्पोजिशन का पूछे तो ये दोनों एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप लोग, अगर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पूछे तो ये लिखिएगा, या इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन का एक एग्जाम्पल बताइए तब ये लिखिएगा। थर्मल डिकम्पोजिशन का अगर एग्जाम्पल पूछे तो पहले जो दो लिखवाया था उसको लिखिएगा। एक चीज और याद रखना बेटा, ये जो थर्ड नंबर वाला जो रिएक्शन मैंने करवाया सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर ब्रोमाइड का, इसका यूज हम लोग ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में भी करते हैं, इसका यूज जो है ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी में भी करते हैं, ठीक है। ये सारे जो भी मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ ये सारे एग्जाम के पॉइंट्स हैं, ठीक है। जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है
है ना। इसका यूज जो है हम लोग ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी में भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, इतना बात समझ में आया। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सफर इतना ही था। अब इसके बाद जो थर्ड रिएक्शन हम लोग का आता है वो आता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उसको बताते हैं। हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भाई क्या होता है? देखो, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक बहुत रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, सिंपल ऐसा समझो कि इसका फॉर्मेट ऐसा होता है बेटा, ए प्लस बी सी, तो ए सी प्लस बी। मतलब इसमें होता क्या है कि कोई एक एलिमेंट जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है वो एक कंपाउंड में से उसके जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है उसको क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है। उसको क्या करता है? बोलता है कि तुम जाओ, ठीक है, और खुद उसकी जगह पे चला आता है। खुद उसकी जगह पे चला आता है और जो डिस्प्लेस हुआ वो बेचारा जाके अपना अलग बैठ जाता है, ठीक है। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से या उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दे, तो उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपका दोनों मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों इसमें पार्ट लेता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें दोनों मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों इसमें आपका पार्ट लेता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल में जो आपका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, थ्री इसके एग्जाम्पल्स बताऊंगा और वो थ्री थ्री एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, गारंटेड लिख लो। तो वो थ्री एग्जाम्पल्स अभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उन थ्री एग्जाम्पल्स को फटाफट अपनी कॉपी में आप लोग राइट डाउन कर लो। जैसे एक आपका आयरन, आयरन को जब हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बेटा तुम्हारा ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है? ब्लू कलर का। ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है उसमें जब हम लोग आयरन को डिप करते हैं यानी कि डुबाते हैं तो वो आयरन सल्फेट बन जाएगा, क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। तो अभी इतना समझो कि आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को क्या करता है? डिस्प्लेस कर देगा। और आयरन क्या किया? खुद उसकी जगह पे आया और कॉपर को क्या किया? डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। उसके बाद जैसे ये बात समझ में आया। उसके बाद एक और जैसे है आपका जिंक का रिएक्शन। जैसे जिंक को जब हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो आप उसमें से जिंक सल्फेट और कॉपर क्या होगा? अलग हो जाएगा। फिर एक और है क्या, कि जब हम लोग लीड का फॉर्मूला क्या होता है? पीबी। जब उसको हम लोग कॉपर क्लोराइड में डिप करेंगे, ठीक है, किसमें? कॉपर क्लोराइड में, तो वो लीड क्लोराइड बनेगा और कॉपर में क्या? लीड क्लोराइड बनेगा और कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। अच्छा, ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो आयरन है, जिंक है, लीड है, वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, जिसके कारण है ना वो कॉपर क्लोराइड सोल्यूशन से, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिए और खुद कॉपर की जगह आके बैठ गए, ठीक है। तो ये तुम्हारा हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें देखो दोनों मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों भाग ले रहे हैं। कैसे? ध्यान से देखो, लीड तुम्हारा नॉन मेटल है और आयरन तुम्हारा क्या है? मेटल है। जिंक तुम्हारा मेटल है लेकिन लीड क्या है? नॉन मेटल है। तो इसमें दोनों भाग लेते हैं, दोनों पार्ट लेते हैं इस रिएक्शन में, इसलिए मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया। बस इतना ही था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नेक्स्ट जो है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शायद होगा, रुको देखते हैं। हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम लोग बेटा याद रखना डीडी रिएक्शन भी बोलते हैं, इसको हम लोग डीडी रिएक्शन भी बोलते हैं,
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग डीडी रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मेट होता है ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी। मतलब ए जो है वो सी के साथ चला जाता है और बी जो है वो डी के साथ चला जाता है। यानी इसमें क्या होता है कि जो आयंस होते हैं ना, आयंस जो होते हैं उनका एक्सचेंज होता है। किसका एक्सचेंज होता है? केवल आयंस का इसमें एक्सचेंज होता है ना। जैसे कि दो कंपाउंड्स होंगे और दोनों कंपाउंड्स में क्या होगा, उनमें जो आयंस होंगे, जैसे तुम्हारा जैसे एग्जाम्पल से समझो इसको, एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल इसका भी लिखवा रहा हूँ, याद रखिएगा। और यहीं पे आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी समझाऊंगा, तो उसको भी ध्यान से समझना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी दो एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ, ध्यान से उसको लिख लेना। जब हम लोग सोडियम सल्फेट को Na2SO4 सोडियम सल्फेट को जब हम लोग बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, सोडियम सल्फेट को जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं, अब देखो यहाँ पे सोडियम एक आयन, सल्फेट एक आयन, ठीक है, यहाँ पे बेरियम एक आयन, ठीक है, क्लोरीन एक आयन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आयरन का क्या होगा, चेंज हो जाएगा, अदला बदली, है ना। सोडियम क्लोराइड हो जाएगा और बेरियम सल्फेट, तो यहाँ पे क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ठीक है। देखिए, सोडियम के साथ क्या आ गया, क्लोरीन। पहले क्लोरीन किसके साथ था, बेरियम के साथ, लेकिन अब सोडियम के साथ हो गया क्लोरीन। आयंस का चेंज हुआ, आयंस का चेंज हुआ। ये तुम्हारा सोडियम पॉजिटिव आयन है, सल्फेट निगेटिव आयन है, बेरियम पॉजिटिव आयन है, क्लोरीन निगेटिव आयन है। तो देखो आयंस का चेंज हुआ, बेरियम के साथ सल्फर चला, सल्फेट चला आया, और सोडियम के साथ क्लोरीन चला आया। तो यही होता है, इसमें क्या होता है, डबल होता है, मतलब कि ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, डबल होता है, इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, है ना। दो बार दो चीजें का एक्सचेंज होता है, दो बार आयंस का एक्सचेंज होता है। देख लो, सल्फेट का क्लोरीन का, सल्फेट का क्लोरीन का चेंज हो गया, यही होता है तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, इसमें और ये तुम्हारा जो बेरियम सल्फेट होता है ना, ये एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। किस कलर का, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, जो कि बेरियम पॉजिटिव आयन और सल्फर निगेटिव आयन इससे मिलकर बनाता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है ये, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होता है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और बेटा याद रखना, एक और इसका मैं लिखवा देता हूँ, जैसे लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट को जब हम लोग पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तब हम लोग का यहाँ पे क्या बनता है, पोटा लीड आयोडाइड। लीड नाइट्रेट को जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपका लीड आयोडाइड बनता है और पोटेशियम नाइट्रेट निकलता है, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट निकलता है और ये आपका येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है बेटा, येलो प्रेसिपिटेट होता है ये वाला, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है एक मतलब कि सॉलिड। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मैंने बताया ही, आगे वैसे उसका पीडीएफ है। तो जिसमें एक प्रेसिपिटेट बनता है, एक सॉलिड प्रोडक्ट बनता है जो कि वाटर में इनसॉल्यूबल होता है, जैसा कि यहाँ पे देख ही रहे हो। ये जो बेरियम सल्फेट मैंने बताया, या जो ये लीड आयोडाइड बताया, जो कि व्हाइट और येलो प्रेसिपिटेट है, ये एक सॉलिड प्रोडक्ट होंगे, सॉलिड स्टेट में होंगे, जो कि वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं। तो कोई भी रिएक्शन जिसमें एक सॉलिड प्रोडक्ट, है ना, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जो कि वाटर में इनसॉल्यूबल होता है, उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। वो डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है, इसी का बेटा तुम्हारा एक पार्ट होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है,
जितना भी मैं लिखवा रहा हूं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जितना भी मैं रिएक्शन लिखवा रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है बेटा, उसको प्लीज कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे जो हम लोग का लास्ट है रेडॉक्स रिएक्शन, उसको देखते हैं, ठीक है। हाँ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, रुको। प्रेसिपिटेशन तो बता दिए। हाँ, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है अभी बताया ही। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को ही रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसको बोलते हैं? तो बेटा सिंपल याद रखना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीजन को ऐड करना ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन को रिमूव करना रिडक्शन। ऑक्सीजन अगर ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन अगर रिमूव हुआ तो रिडक्शन। या सिंपल ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर हम लोग हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो वो ऑक्सीडेशन, तुम याद पढ़ सकते हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है। इसमें याद रखना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन बहुत हो जाता है बच्चों को, तो ये मैं साफ कर देता हूँ, कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे वो कौन होंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे वो कौन होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हो गया माइंड में? रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होता है ये भी क्लियर हो गया। अब इसका एग्जांपल से समझो, ठीक है। अब जैसे जब हम लोग इसमें अच्छा, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है किसी रिएक्शन के दौरान, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है तो मतलब वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। और अगर कभी कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज करता है मतलब कि वो क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल जैसे कि आपके जो एनसीईआरटी बुक में मैं देख रहा हूँ उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो उससे ध्यान से समझना। पहला एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कि कॉपर को, जो कॉपर होता है, ठीक है, कॉपर को जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं मतलब हीट करवाते हैं तो ये तुम्हारा कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। ये क्या बन जाता है? कॉपर ऑक्साइड बनता है ना। ये तुम्हारा ब्राउन कलर का कॉपर होता है, ठीक है, ब्राउन कलर का कॉपर होता है जिसको ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ये तुम्हारा ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड। और यही ब्लैक कलर के कॉपर ऑक्साइड में से, यही ब्लैक कलर के कॉपर ऑक्साइड पे से जब हम लोग हाइड्रोजन गैस को पास कराते हैं, है ना, हाइड्रोजन गैस को जब हम लोग पास कराते हैं तो दोबारा से जो सरफेस होता है उसका वो ब्राउन हो जाता है, मतलब दोबारा से वो कॉपर में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और तुम्हारा वाटर रिलीज होता है, ठीक है, वाटर रिलीज होता है। देखो यहाँ पे ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, तो कॉपर और हाइड वाटर हुआ। देखो कॉपर अलग हो गया, वाटर हाइड ऑक्सीजन के साथ चला गया। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हुआ। कैसे? देखो पहले ऑक्सीजन किसके साथ था? कॉपर के साथ, लेकिन अब वो किसके साथ चला गया? हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हुआ? वाटर। वाटर तुम्हारा ऑक्सीडाइज्ड हुआ क्योंकि उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया। और रिड्यूस्ड कौन हुआ? तुम्हारा कॉपर, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट गया, ठीक है। तो यही है तुम्हारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। बात समझ में आई? उसी तरह से जैसे तुम्हारा, अब यहाँ पे कुछ और मैं लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट।
ठीक है, जैसे जिंक को जब हम लोग जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ करेंगे तो तुम्हारा जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे जब हम लोग MnO2 को MnO2 को जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, MnCl2। ठीक है, Mn, एक मिनट मेरे चल नहीं रहा है, एक मिनट बेटा। MnCl2 बनेगा, वाटर बनेगा प्लस 2H2O प्लस Cl2, क्लोरीन गैस निकलेगा। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है आपके बुक में, जो जो रिएक्शन है ना आपके बुक में वो सारे मैं इसमें इंक्लूड करवा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, और उससे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं बताऊंगा जल्दी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, तो इसको भी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग अपने चैप्टर के लास्ट में पहुंच जाएंगे, जो कि है आपका इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, मतलब कि रेडॉक्स रिएक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम लोग को बस अब पढ़ना है। ठीक है, तो जल्दी से पढ़ते हैं, बढ़ू आगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मैं प्लेस में इतना लिख दिया। देखो, इसका दो ही इफेक्ट पड़ता है, एक होता है बेटा तुम्हारा रैंसिडिटी, एक होता है बेटा तुम्हारा कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन का मतलब होता है मेटल पे होता है। कोरोजन मतलब होता है बेटा तुम्हारा जो जंग नहीं खा जाता है, मेटल्स जो होते हैं, जो लोहा होता है उस पे देखते हो जंग लग जाता है, तो वही होता है कोरोजन। मतलब कि कभी भी कोई मेटल जो है अपने आसपास जो सराउंडिंग नेचर है उसमें मॉइस्चर के द्वारा या एसिड के द्वारा अगर अटैक्ड होता है, उस पर अटैक किया जाता है ना, तो वो क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है। क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है। और उस प्रोसेस को हम लोग कोरोजन कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोजन। जब भी कोई मेटल है ना किसी भी सब्सटेंस के द्वारा अटैक किया जाता है, यानी कोई भी सब्सटेंस से रिएक्ट करता है उसके सराउंडिंग में, जैसे मेटल, जैसे देखते हो जैसे बारिश के समय में तुम ध्यान से अगर देखोगे, जैसे लोहा की चीज को देखना, बारिश में जब बारिश का पानी लोहा पे जो होता है, आयरन पे जब पड़ेगा, है ना, और उसके बाद जब धूप निकलेगा तो देखना आयरन पे कुछ दिन के बाद जंग लगने लगेगा। क्यों, क्योंकि वो जो आयरन होता है उस पे वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, रेन के जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो वहां पे मॉइस्चर का काम किए, है ना, और उसके बाद वो क्या करते हैं, मॉइस्चर इसको देते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे वो क्या होने लगता है, कोरोड होने लगता है, उस पे जंग खाने लगता है ना। तो वही चीज है, जब भी कोई मेटल किसी भी सब्सटेंस के द्वारा अटैक किया जाता है, मॉइस्चर, एसिड, है ना, तो वो कोरोड होने लगता है और उसी को हम लोग कोरोजन कहते हैं। जैसे कि सिल्वर पे तुम देखना ब्लैक कलर का कोटिंग होने लगेगा, ग्रीन कलर का कोटिंग तुम्हारा कॉपर पे होता है जिसको हम लोग कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, ब्लैक कलर का कोटिंग तुम्हारा सिल्वर पे होने लगता है, ग्रीन कलर का कोटिंग कॉपर पे होने लगता है जिसको कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इतना ही था। और ये जो कोरोजन है ना, इसके कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, जो जो कार बॉडीज होती हैं वो डैमेज होती हैं, जो लोहे से बने पुल होते हैं, जो ब्रिजेस होते हैं वो डैमेज होते हैं। ठीक है, जिसपे बहुत मतलब इतना उस पर खर्च आता है उसके बाद की भगवान जानता है, मालिक है। अच्छा, आगे हम लोग को पढ़ना है रैंसिडिटी। ठीक है, रैंसिडिटी क्या होता है वो भी बताते हैं। देखो, रैंसिडिटी रैंसिडिटी का मतलब होता है जो फैट्स होते हैं या जो ऑयल्स होते हैं, है ना, उनको जब एयर में एक्सपोज कर दिया जाता है, व्हेन एक्सपोज टू एयर, है ना, जो फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, वो जब ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर, ठीक है, एयर पे जब एक्सपोज हो जाते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं भी, सॉरी, ध्यान से समझो, रुको बताते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे तुम ध्यान से अगर देखोगे, घर में
घर में तुम एक बिस्किट का पैकेट लेना, मेरी बात ध्यान से सुनो ना, तो ज्यादा समझ आएगा कि रैंसिडिटी होता क्या है। बिस्किट का पैकेट लेना, ठीक है, उसको खोलना, ठीक है, एक दो बिस्किट खाना, जितना बिस्किट बचेगा उन सबको तुम, मतलब जो पैकेट है ना, उसको खुले में, है ना, एक रात के लिए भी नहीं, एक दो घंटे के लिए ही बस खुले में छोड़ देना, और उसके बाद उसको टेस्ट करना। जो उसका कुरकुरापन होगा ना वो खत्म हो जाएगा, उसका जो कुरकुरापन होगा वो खत्म हो जाएगा, उसी को रेंसिडिटी बोलते हैं। मतलब जैसे तुम चिप्स जब खाते हो, ठीक है, तो देखते हो वो थोड़ा, मतलब चिप्स जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती हैं, वो चिप के पैकेट में पहले से नाइट्रोजन गैस को फुलफिल कर देती हैं, क्यों? ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए, है ना। अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो वो खराब हो जाएंगे पूरी तरह से, उनका टेस्ट खराब हो जाएगा, उनसे स्मेल आने लगेगी, ठीक है, टेस्ट खराब होगा, स्मेल आने लगेगी, है ना, और वो खराब हो जाएंगे, खाने लायक नहीं रहेंगे, इसीलिए, ठीक है। तो रैंसिडिटी का मतलब यही होता है कि जो फैट्स होते हैं या जो ऑयल्स होते हैं, उनको अगर हम लोग खुले में, एयर में अगर ऐसे ही हम लोग खुले में रख दें, तो वो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे, जिसके कारण उनमें से अनप्लीजेंट टाइप का स्मेल आने लगेगा, है ना। और उसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं रैंसिडिटी को, तो उसका बहुत आसान है, ऑक्सीडेंट्स, जो एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं उनको ऐड कर दो, है ना। पहला, जो फूड होता है, तुम देखते हो कि फूड को हम लोग जो टिफिन बॉक्स ले जाते हैं, उसको एयर टाइट कंटेनर होता है वो सब, जिसमें हम लोग फूड को रखते हैं। रेफ्रिजरेटर जो हम लोग फ्रिज में खाने को रख देते हैं, क्यों? ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए, खराब ना हो जाए, है ना। जो चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, वो चिप के पैकेट में नाइट्रोजन गैस को फुलफिल कर देती हैं, क्यों? ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए, ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए। तो ये कुछ कुछ तरीके हैं जिससे हम लोग रैंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला किया कि एंटीऑक्सीडेंट्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं। दूसरा, जो फूड होता है उसको एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। तीसरा, कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में रख सकते हैं। चौथा, जो हम लोग चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, वो अपने जो चिप्स के बैग होते हैं उनको नाइट्रोजन गैस से फ्लश करती है, ताकि हम लोग उसको, मतलब ताकि वो ऑक्सीडाइज्ड ना हो पाए, ठीक है। तो कोरोजन रैंसिडिटी समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, चैप्टर तो हम लोग का एक तरह से, मैं आपको बता दूं तो पूरा कंसेप्ट मैंने बता दिया, इस चैप्टर में क्या क्या था पूरी तरह से हो गया। हम आगे भी दिखा देते हैं, ठीक है। तो लेकिन जितना चीज मैंने लिखवाया है उसको कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद भी कुछ है क्या? रुको देख लेते हैं। नहीं, खत्म हो गया। ठीक है, तो चैप्टर तो आपका खत्म हो गया। लेकिन अगर चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट्स अगर रह गया हो मन में कि सर ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, क्या किया, तो उसको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिएगा कि कैसे, है ना, ताकि आपका डाउट हम लोग तक पहुंचे और हम लोग उसको क्लियर करने का कोशिश करें। तब तक के लिए थैंक यू। आपका चैप्टर मैंने वन शॉट में एकदम अच्छे से कोशिश किया है कि पूरा चीज आपका कंप्लीट हो जाए। लेकिन अगर तब भी कोई चीज छूटती है तो आप लोग जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगली अपडेट का इंतजार कीजिएगा। थैंक यू।